हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना अभ्युदय 69th बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स। इस सेशन में अगेन हम हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग महाजनपदा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज मगध महाजनपदा। अब इस सेशन में हम देखेंगे कि आखिर मगध का यहाँ महाजनपदा 16 महाजनपदा थे, लेकिन उसमें मगध जो एम्पायर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्पायर कहा जाता है। तो आखिर क्या रीजन है, कौन कौन से डायनेस्टी इस मगध एम्पायर में रूल किए, क्या इसके इकोनॉमिक फीचर्स थे, क्या सोशल कंडीशन थे, इन सब तमाम बातों पे इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। और मगध से रिलेटेड बीपीएससी हर साल 1-2 क्वेश्चन आपके पीटी के एग्जाम में पूछते रहती है। तो लेट्स बिगिन द सेशन। आप ये मैप में देख सकते हैं जो 16 महाजनपदाज हैं उनके लोकेशन को देख सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, फर्स्ट डिस्कशन करते हैं, तो इस मगध को आप देखिए। तो ये जो मगध है बेसिकली एक प्लेन जोन में लोकेटेड है। तो सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज है कि यह प्लेन जोन में है, सो काफ़ी फर्टाइल लैंड है। मगध के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वज्जी है, मल्ला रिपब्लिक है, काशी है, कोशाला है, चैत्य है, वत्सा, अवंती, मत्स्य, पंचाला, कुरु, गंधार, कंबोज, असाका, ये सब जो 16 महाजनपदाज हैं इसके लोकेशंस हैं। उसमें आप जो मगध का लोकेशन आप देख रहे हैं जो कि एक फर्टाइल जोन में लोकेटेड है, जो उसका एक सबसे मेजर एडवांटेज है, जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो मगध का जो कैपिटल है दैट इज राजगृह, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में जस्ट उसके नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। वो जो है वो 5 साइड से हिल से कनेक्टेड है, वो हिल से सराउंडेड है। तो उसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी मगध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट्स वाई ये जो मगध कहते हैं, जो जितने भी महाजनपदाज है उसमें सबसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन माना जाता है किसी भी इंपायर के लिए। अब जैसे हम बात करते हैं सक्सेस ऑफ मगध की, आखिर ये मगध इंपायर इतना सक्सेस क्यों किया, रीजन फॉर द मगध सक्सेस। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो एडवांटेजियस ज्योग्राफिकल पोजीशन, जैसा कि जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है मगध का वो काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, मगध स्ट्रैटेजिक लोकेशन प्रोवाइड इट्स प्रॉक्सिमिटी टू रिच आयरन डिपॉजिट। मगध आर्मी हैड हाई द क्वालिटी ऑफ वेपन। अब चूंकि जो मगध का लोकेशन है उस लोकेशन के सराउंडिंग में आयरन डिपॉजिट भी काफ़ी ज़्यादा रिच क्वांटिटी में पाया जाता था। जैसे आप छोटा नागपुर का जो बेल्ट है वो मगध के ही आसपास के क्षेत्र में पड़ता है, या फिर झारखंड का जो आप लोकेशन देख रहे हैं, इन एरियाज में रिच आयरन डिपॉजिट थे। दैट्स वाई जो मगध के आर्मी थे उनके पास जो वेपन होते थे वो हाई क्वालिटी आयरन के बने होते थे। नेक्स्ट, इट्स कैपिटल जो हम राजगीर की बात कर रहे थे, सराउंडेड बाई 5 हिल्स प्रोवाइडेड ए नेचुरल फोर्टिफिकेशन। इसे कोई आर्टिफिशियल फोर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं थी इस कैपिटल सिटी को, ये ऑलरेडी 5 हिल्स से सराउंडेड था। सो काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था राजगीर का। पाटलिपुत्र ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड सोन प्रोवाइडेड रूट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। कि जो पाटलिपुत्रा का लोकेशन था वो सोन नदी और गंगा नदी के कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है, जिससे कि ट्रेड जो था वो आसानी से हो सकता था। नेक्स्ट, कि गंगा प्लेन प्रोवाइडेड रिच ग्राउंड फॉर एग्रीकल्चर टू फीड इट्स स्टैंडिंग आर्मी। और जो सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो मगध है वो गंगा प्लेन के एरिया में लोकेटेड है, और गंगा प्लेन काफ़ी फर्टाइल प्लेन है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स वाई जो उसकी आर्मी है या वहाँ के जो जनता है उस एम्पायर के, उसे आसानी से इतना एग्रीकल्चर ग्रेन प्रोवाइड करता है जिससे कि उसे फीड किया जा सकता है। इन सब कारणों से ही मगध का जो कह सकते हैं कि जो एडवांटेजियस लोकेशन है, इसके कारण यह 16 महाजनपदाज में सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपदा इमर्ज हुआ। और भी कुछ रीजन है, फॉर एग्जांपल यूज्ड एलिफेंट ऑन लार्ज स्केल, कि लार्ज स्केल पे एलिफेंट का यूज होता था इस मगध के। आप सक्सेस में कह सकते हैं जो यहाँ की मगध की आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट्स का यूज करती थी। अनलाइक हॉर्सेस यूज्ड बाय मगध राइवल्स, एलिफेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर स्टॉर्मिंग फोर्ट्रेस एंड मार्चिंग ओवर द एरियाज लैकिंग रोड्स। कि स्ट्रॉन्ग एलिफेंट्स का यूज करके वो बड़े बड़े फोर्ट्रेस को भी डिस्ट्रॉय कर देते थे आसानी से। गुड लीडर्स, इसका सबसे बड़ा एक कह सकते हैं मगध का जो उदय का कारण है, कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड का कारण है कि यहाँ के जो लीडर्स थे, जैसे आप बिंबिसार की बात कर ले, अजातशत्रु की बात कर ले, महापद्मनंद की बात कर ले,
बाद में जो मौर्यन एम्पायर है, गुप्ता एम्पायर है, ये सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्पायर हुए और यहाँ के जो लीडर्स भी थे इस टाइम में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे। दैट्स वाई मगध का एक जो सक्सेस का कारण है वहाँ के गुड लीडर्स का भी एक फैक्टर माना जाता है। एंथुसियाज्म फॉर एक्सपेंशन, मगध सोसाइटी सपोर्ट फॉर अनऑर्थोडॉक्सी रिलीजन लेड टू द क्वेस्ट फॉर एक्सपेंशन टू अदर एरियाज। दूसरा ये है कि यहाँ के जो लोग थे या जो इंपरेटर थे उनमें एक्सपेंशन, मगध एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए काफी ज्यादा वो इंथुसियास्ट थे। जैसे आप देख सकते हैं कि मगध साम्राज्य का जो कह सकते हैं विस्तार जो कह सकते हैं वो अन्य क्षेत्रों में भी काफी अधिक हुआ था। दैट्स वाई जो मगध का एरिया है वो काफी वाइड एरिया माना जाता है। अब इस आप मगध एम्पायर के आप देख सकते हैं ये जो डिफरेंट इसके डायनेस्टी यहाँ पे रूल किए थे। फॉर एग्जांपल हरियाणक डायनेस्टी की आप बात कर ले, इसमें आपको बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इसके जो फाउंडर है वो बिंबिसार हैं एंड लेटर ऑन अजातशत्रु और उदयन इसके अदर किंग है। फिर शिशुनाग डायनेस्टी की हम बात करेंगे इसमें, जिसके फाउंडर शिशुनाग है और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग है वो कालाशोक है। फिर नंद डायनेस्टी की हम बात करते हैं जिसके जो इंपॉर्टेंट फाउंडर है वो महापद्मनंद है और दूसरे इंपॉर्टेंट जो किंग है वो धनानंद है। एंड आफ्टर दैट जो मौर्यन एम्पायर जिसके फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इस सेशन में हम हरियाणक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देख सकते हैं इस मैप में जो लोकेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपको जोन दिख रहा होगा कि डिफरेंट डायनेस्टीज के टाइम में क्या क्या एक्सपेंशन हुआ था। आप देख सकते हैं ये बिंबिसार, यहाँ जो ये आप राजगिरी, उस समय यहाँ का पाटलिपुत्रा का जो मगध का जो कह सकते हैं राजधानी था वो राजगिरी था। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं ये एक्सपेंशन होता है। ये शिशुनाग डायनेस्टी जब थी तब यहाँ तक यह मगध का जो कह सकते हैं एम्पायर जो एक्सपेंड किया था। एक्सटेंशन बाय नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी के टाइम में आप देख सकते हैं यह लोकेशन है जो रेड डॉटेड आपको लाइन दिख रहा होगा, दिस इज द एक्सपेंशन ड्यूरिंग नंद डायनेस्टी। एंड उसके बाद आप ये हरियाणक डायनेस्टी के टाइम में देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का आपको रेड डॉट दिख रहा होगा, मतलब डिफरेंट एम्पायर के टाइम में जो मगध का एरिया था, जो एक्सपेंशन था, विस्तार था, वो डिफरेंट था। लेकिन कह सकते हैं कि इसके सक्सेस का एक जो मेजर फैक्टर यहाँ के किंग को, लीडर्स को भी जाता है। और ये आप देख सकते हैं ये दो दक्षिण पट है जो कि एक ट्रेड रूट है आपका। मगध अगेन, इस जितने भी महाजनपदास थे उसमें वेरियस किंग्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहे थे फॉर देयर सक्सेस। देयर वर कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस महाजनपदास एंड अल्टीमेटली मगध इमर्ज एज द लार्जेस्ट एम्पायर। कि उस दौरान जितने भी महाजनपदास थे उस सब में अपना कन्फ्लिक्ट चल रहा था, लेकिन मगध का स्ट्रैटेजिक लोकेशन, यहाँ के इंथुसिस्ट जो लीडर्स थे, उत्साहपूर्ण जो लीडर्स थे और यहाँ के जनता का भी जो सपोर्ट था टुवार्ड्स इट्स लीडर्स, वो एक मेजर रीजन था फॉर द सक्सेस ऑफ मगध एम्पायर। द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगध वाज हरियाणक डायनेस्टी, जिसके फाउंडर जो थे वो बिंबिसार थे। जो हरियाणक डायनेस्टी थे वही सबसे जिसको फर्स्ट डायनेस्टी माना जाता है मगध एम्पायर का। अब हरियाणक डायनेस्टी की हम बात कर सकते हैं, इसके जो फाउंडर हैं बिंबिसार हैं। एट दैट टाइम जब बिंबिसार हरियाणक डायनेस्टी के किंग रहते हैं तो इसका जो कैपिटल रहता है वो राजगिरी ही रहता है। ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, और ये बुद्धा और महावीरा के समकालीन रहते हैं। ये तीन पॉलिसी फॉलो करते हैं। ही फॉलोड द थ्री प्रोलॉन्ग्ड पॉलिसी। कैसे ये अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते हैं उसके लिए ये तीन इनका मेजर पॉलिसी रहता है। फर्स्ट पॉलिसी मैट्रिमोनियल अलायंस, जो वैवाहिक संबंध है, उन्होंने कौशल, लिच्छवी, मध्यवंश की राजकुमारी से विवाह किया और अपने शासन को मजबूत किया था। मैट्रिमोनियल अलायंस जो करते हैं कोसाला के साथ, लिच्छवी के साथ या मद्र क्लान के साथ, ताकि इस मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहते हैं। फ्रेंडशिप विथ स्ट्रॉन्ग रूलर्स, एग्जाम्पल ही सेंट हिज रॉयल फिजिशियन जीविका टू अवंती किंग। ये अवंती किंग जब बीमार पड़ जाते हैं तो ये अपना जो उनके फिजिशियन रहते हैं, जीविका जिसे कहा जाता है, अर्लियर ये अवंती किंग इनके कह सकते हैं एनिमी रहते हैं, बट वो जब बीमार पड़ते हैं तो वो अपने फिजिशियन को वहाँ पे सेंड करते हैं ताकि उन्हें ट्रीट किया जाए, और इट्स फ्रेंडशिप अलायंस के थ्रू भी अपना वो एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कन्क्वेस्ट फॉर वीक नेबर्स, और जो वीक नेबर्स रहते हैं, जो वीक महाजनपदास रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अंग की बात कर ले तो इसे वो क्या करते हैं, कॉन्क्योर करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं।
नेक्स्ट किंग जो इस हर्यानक डायनेस्टी के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अजातशत्रु। अब ये राजा बनने की लालसा में ही अपने फादर को ही की हत्या कर देते हैं। ये अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर देते हैं, लेकिन जो एक्सपेंशन पॉलिसी रहता है वह सिमिलर टू बिंबिसार जैसे फॉलो करते हैं। उसी तरीके से अजातशत्रु भी इस एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए वो सारे पॉलिसी फॉलो करते हैं। यूजिंग मॉडर्न मशीन्स, एग्जांपल ही यूज्ड वार इंजन्स टू थ्रो स्टोन्स लाइक कैटापुलेट्स, महाशीलकंठा एंड चैरियट विथ रस मुत्सला। कि बेसिकली ये क्या करते हैं, ये भी अपने एक्सपेंशन करना चाहते हैं एम्पायर को। ही कॉन्क्यूरेड वाराणसी एंड वैशाली टू हिज किंगडम, और इस दौरान ये वाराणसी को और वैशाली को कॉन्क्योर कर लेते हैं। हिज मीटिंग विथ बुद्धा इज डिपिक्टेड इन स्कल्पचर ऑफ बढ़ुत। जो बढ़ुत इंस्क्रिप्शन है उसमें इनके अजातशत्रु और बुद्धा के जो मीटिंग हुई है उसके बारे में डिटेल्ड में बताया गया है। ही अरेंज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, और इन्हीं के काल में बुद्धा का सबसे पहला जो काउंसिल होता है ये इन्हीं के काल में होता है, राजगृह में। नेक्स्ट किंग आपके हैं उदयन। अगेन जैसे कि अजातशत्रु किंग बनने के लालसा में अपने फादर की हत्या कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से उदयन भी अजातशत्रु की हत्या कर देते हैं। और ये इसलिए ज़्यादा फेमस हो जाते हैं क्योंकि यह फर्स्ट टाइम जो उदयन है, जो इसका कैपिटल रहता है मगध का राजगृह, उसे शिफ्ट करते हैं टू द पाटलिपुत्रा। लेकिन जैसे ही इनके बाद ये जो हर्यानक डायनेस्टी है वो डिटेरिएट करती है और वो अल्टीमेटली समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट जो डायनेस्टी है वो है शिशुनाग डायनेस्टी की, जो मगध में हर्यानक डायनेस्टी के बाद जो इमर्ज होती है डायनेस्टी, दैट इज शिशुनाग, जिसके फाउंडर जो है वो शिशुनाग होते हैं, जिन्हें अमात्या भी वाजे अमात्या मिनिस्टर रहते हैं ड्यूरिंग मगध पीरियड। ही बिकम अ किंग एंड फाउंडेड शिशुनाग डायनेस्टी। ही डिफीटेड अवंती एंड मेड इट पार्ट मगध, दस ब्रिंगिंग एन एंड टू 100 ईयर राइवलरी बिटवीन मगध एंड अवंती। और ये शिशुनाग ही जो है अवंती को हराते हैं और उसे मगध में मिला लेते हैं। और जो बहुत बड़े लंबे समय से जो राइवलरी चलते आती है मगध में और अवंती में, उसे यह फाइनली ख़त्म करके जो अवंती है इस 100 साल से भी अधिक से मगध के एम्पायर और अवंती में राइवलरी चलती रहती है, दुश्मनी चलती रहती है, जिसे यह फाइनली एंड कर देते हैं और अवंती को मगध में मिला लेते हैं। आफ्टर दैट इसी शिशुनाग डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट किंग है काल अशोक, क्योंकि ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सेकेंड बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुआ था इस काल अशोक के टाइम में वैशाली में हुआ था। ही वाज किल्ड बाय महापद्मनंद, फाउंडर ऑफ द नंद डायनेस्टी। जो नंद डायनेस्टी के फाउंडर रहते हैं महापद्मनंद, वो इस काल अशोक को शिशुनाग डायनेस्टी के किंग की हत्या कर देते हैं। आफ्टर दैट फाउंडेशन होता है नंद डायनेस्टी के, जिसके फाउंडर महापद्मनंद रहते हैं। ही फाउंडेड फर्स्ट नन क्षत्रिय डायनेस्टी। ये नन डायनेस्टी रहता है वो पहला नन क्षत्रिय डायनेस्टी रहता है। एज सेवरल सोर्सेस ही से बिलोंग टू द लोअर कास्ट। ही इज नोन एज एम्पायर बिल्डर। उन्हें एक रेक्ट भी कहा जाता है। इस महापद्मनंद को एक रेक्ट के रूप में भी जाना जाता है कि एम्पायर बिल्डर के रूप में जाना जाता है। अक्वायर कलिंगा एंड कौशला टू मगध हंति गुम्फा इंस्क्रिप्शन। और वो अपने टाइम पीरियड के दौरान कलिंग को और कोसाला को मगध एम्पायर में मिला लेते हैं, और इसका जो प्रमाण है आपको हथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। जो इसके लास्ट रूलर हैं नंद डायनेस्टी के धनानंद, ये इसलिए ज़्यादा फेमस हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड में अलेक्जेंडर जो ग्रेट है उन्होंने इस पे इंडिया पे अटैक किया था। ही वॉज द लास्ट किंग एंड बिकम पॉपुलर ड्यू टू हिज ऑपरेसिव टैक्सेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। और इसलिए भी इन्हें जाना जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑपरेसिव टैक्सेस लगा रहे थे, जो अलग दमनकारी नीति है, दमनकारी जो इनका शोषण था, इन सब के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य टुक एडवांटेज ऑफ सब डिसकंटेंट एंड फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। ड्यूरिंग हिज रीजन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया बट डिड नॉट क्रॉस द ब्यास रिवर ड्यू टू द पावरफुल आर्मी ऑफ नंद्स। इसी के दौरान अलेक्जेंडर ने इंडिया पे इन्वेड करने की कोशिश की थी, बट वो फाइनली इन्वेड नहीं करता है और ब्यास नदी को वो क्रॉस नहीं करता है। लेकिन इसी का एडवांटेज लेकर इनकी अनपॉपुलैरिटी को लेके जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जो लास्ट रूलर रहते हैं धनानंद, उसे खत्म कर देता है और मौर्यन एम्पायर का फाउंडेशन किया जाता है। अब बात करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मगध महाजनपदा। महाजनपदा के युग के विभिन्न पहलू हैं कि आखिर महाजनपदा के टाइम में क्या क्या अलग एस्पेक्ट्स थे।
तो इसमें अलग हम एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। तो इमर्जेंस ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ टाउन्स, कि नए टाइप के आपको शहर का उद्भव देखने को मिलता है। महानगर बोलते हैं बिग सिटी, काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, ये जो महानगर है बड़े शहर जैसे काशी, कौशाम्बी और श्रावस्ती आदि के रूप में इमर्ज होते हैं। राजधानी के कैपिटल जो राजधानी इमर्ज होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट में राजगिरी और पाटलिपुत्रा, जो अपने स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण, भौगोलिक जो इनकी स्थिति रहती है उसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं। पूरा नगरा जो फोर्टिफाइड टाउन होता है, जो गढ़वाल शहर होते हैं, मतलब चारों तरफ से घिरे रहते हैं। फिर निगमा, मार्केट टाउन को निगमा बोला जाता है, मतलब जो बाजार शहर रहता है जहाँ पे मार्केटिंग वगैरह होती है उसे निगमा बोला जाता है। नगर का जो स्मॉल टाउन होते हैं, जो छोटे शहर होते हैं, उसे नगरका बोला जाता है ड्यूरिंग महाजनपदा पीरियड। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ विलेज की। तो महाजनपदा के टाइम में 3 टाइप के विलेज को आपका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। टिपिकल विलेज कंसिस्टेड ऑफ मिक्स्ड कास्ट कम्युनिटीज, मोस्ट ऑफ द विलेज वेयर ऑफ दिस टाइप। कुछ जो बहुत विशिष्ट जो गांव कह सकते हैं उसमें ये मिश्रित जाति समुदाय से युक्त होते थे। अधिकांश गांव इसी प्रकार के थे जिसमें विशिष्ट गांव कहा जाता था, जिसमें विभिन्न समुदाय और विभिन्न जाति के लोग एक साथ रहते थे। सब अर्बन विलेज, दीज वेयर क्राफ्ट विलेज, एग्जाम्पल कैरियर मेकर्स विलेज, कारपेंटर्स विलेज। अब इसमें ये वैसे लोग रहते थे जो कि बिजनेस एक्टिविटी में लगे रहते थे, इसे उपनगरीय गांव कहा जाता था। ये शिल्प गांव थे, रथ बनाने वालों के गांव, बढ़ई के गांव, ये सब इससे जो प्रोफेशन से जुड़े हुए थे वह उपनगरीय गांव में रहते थे। फिर आता था बॉर्डर विलेज, जिसे अरामिका ग्रामा कहा जाता था, सिचुएटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द कंट्री साइड। ये जो सीमावर्ती गांव होता था जिसे अरामिका ग्राम भी कहा जाता था, जो ग्रामीण इलाके की परिधि पे, मतलब एकदम बॉर्डर एरिया पे लोकेटेड होता था, उसे अरामिका गांव कहा जाता था। और ब्रह्मदेव, जो वैसे गांव चाहे वैसे एरिया जो ब्राह्मण को दान में दे दिया जाता था किंग के द्वारा, उसे ब्रह्मदेव कहा जाता था, ग्रांटेड टू ब्राह्मणास। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपको विलेज जो है वो आपको इस महाजनपदा के टाइम में देखने को मिलता है। बात आता है गिल्ड सिस्टम की। आखिर गिल्ड सिस्टम क्या है? तो बेसिकली क्या है कि यह एक मर्चेंट्स का एक ग्रुपिंग होता है। इमर्जेंट ऑफ गिल्ड्स, एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स, आर्टिसंस एंड मर्चेंट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू देयर रिस्पेक्टिव गिल्ड्स। कि उन सबका अपना अपना एक ग्रुपिंग होता था जिसे गिल्ड सिस्टम कहा जाता था। सेठी वाज हाई लेवल बिजनेसमैन, और जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता था उसे सेठी के नाम से जाना जाता था। फिर आता था बेसा और मर्चेंट स्ट्रीट्स, वेयर आर्टिसन एंड मर्चेंट लिव इन फिक्स्ड लोकालिटीज। यह बेसिकली एक व्यापारिक शहर होता था जिसके दोनों साइड में जो डिफरेंट मर्चेंट होते थे, कारीगर होते थे या व्यापारी होते थे, वो निश्चित इलाकों में रहते थे। तो इसीलिए इसे बेसा या व्यापारी सड़कें कहा जाता था, जिसके दोनों साइड्स में मर्चेंट्स जो थे वो निश्चित एरिया में अपना निवास स्थान रखते थे। बात करते हैं ट्रेड रूट्स की। जैसा कि हमने आपको मैप में भी शो किया था कि उत्तर पट था जो कि तक्षशिला से राजगिरी एंड लेटर एक्सटेंडेड टू ताम्री लिपि थी, जो तक्षशिला से राजगिरी और बाद में ताम्री लिपि तक विस्तार हुआ। और एक दक्षिण पथ भी था जो बेसिकली ट्रेड प्रोवाइड करता था, जो मर्चेंट्स थे इसी ट्रेड रूट का यूज करके डिफरेंट मार्केट टाउन में जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते थे। यूज ऑफ मनी की बात करते हैं कि किस टाइप की मनी का यूज हो जाता था ट्रेड के दौरान। तो बेसिकली हम बात करें अगर मनी का, तो अर्ली सीरीज ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स कॉल्ड निसाका एंड सतमाना वेयर जनरली मेड अप ऑफ सिल्वर, दो अ फ्यू कॉपर कॉइन्स वेयर आल्सो देयर। कि जो मेनली जो कॉइन्स यूज होते थे जिसे सतमाना या निसाका कहा जाता था, उस पे बेसिकली आपको जनरली जो थे वो सिल्वर के और कुछ ऐसे कॉइन होते थे जो कि कॉपर के भी बने होते थे, ये यूज किए जाते थे फॉर ट्रेड पर्पस। टैक्सेस की बात करते हैं। डिफरेंट टैक्सेस यूज किए जाते थे, डिफरेंट टैक्सेस किंग के द्वारा पुट किए जाते थे। उसमें सबसे फर्स्ट जो टैक्स है दैट इज कॉल्ड बाली, जिसे स्वैच्छिक भुगतान भी कहा जाता है, जिसे वॉलेंट्री टैक्स भी कहते हैं। बिकम कंपल्सरी एंड स्पेशल ऑफिसर्स कॉल्ड बाली अध्यक्ष वी आर अपॉइंटेड टू कलेक्टेड। अब जो बाली होता था जो कि एक स्वैच्छिक टैक्स था, अब उसे कंपल्सरी कर दिया गया कि, और उसके लिए एक अलग से कह सकते हैं कि एक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई जिसे बाली अध्यक्ष कहा गया, जिसको यह ड्यूटी दिया गया कि वह अनिवार्य रूप से उस टैक्स को कलेक्ट करेगा। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वाज पेड बाय द पीजेंट एज टैक्स, और जितना प्रोड्यूस होता था उसका 1/6 पार्ट जो था उसे वह पेड करना पड़ता था एज द फॉर्म ऑफ टैक्स, मतलब कर के रूप में 1/6 भाग जो था वह देना पड़ता था कर के टाइप में।
अब बात करते हैं एग्रीकल्चर का। चूंकि मगध जो था और स्पेशली इवन जो महाजनपदास थे बहुत सारा फर्टाइल जोन में भी लोकेटेड था, स्पेशली मगध की हम बात करते हैं, तो एग्रीगेरियन एक्सपेंशन हुआ एडेड बाई आयरन प्लाउसेयर। चूंकि आयरन का इन्वेंशन हो चुका था तो आयरन का यूज और आयरन प्लाउसेयर का यूज करके और फर्टाइल प्लेन्स का यूज, चूंकि फर्टाइल प्लेन पूरा ही था तो इस लोहे के हल और उपजाऊ मैदान के द्वारा बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यील्ड जो था वो काफ़ी अधिक था। क्रॉप्स की बात करें कि कौन कौन से क्रॉप्स का ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है इंपॉर्टेंस, उसमें आपको राइस है, पैडी ट्रांसप्लांटेशन वाज वाइडली प्रैक्टिस, बार्ली, पल्सेस, मिलेट्स, कॉटन एंड शुगर केन, धान कह सकते हैं आपको, जौ, दालें, बाजरा, कपास और गन्ना का जो फसल है इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा होता था, क्योंकि जो जोन था वो कम्प्लीटली प्लेन जोन था और लोहा का इन्वेंशन ऑलरेडी हो चुका था, तो जो लोहे के हल थे उसका यूज करके कृषि का काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ था इसमें। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की हम बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके मगध एम्पायर का। महाजनपदा के द्वारा परिषद, एडवाइजरी काउंसिल ऑफ किंग कंसिस्टिंग ऑफ एक्सक्लूसिवली ऑफ ब्राह्मण्स, जो परिषद होता था बेसिकली राजा की सलाहकार परिषद थी जिसमें विशेष रूप से ब्राह्मण शामिल होते थे, कि जो ब्राह्मण थे वही इस परिषद में शामिल होते थे, जो राजा को सलाह देते थे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे। सभा और समिति जैसी जो पिछली सभाएं थी लगभग गायब हो गई थी, उनके जगह परिषद ने ले ली थी। कि जो आपको याद होगा जब हम वैदिक एरा पढ़ रहे थे तो उसमें सभा और समिति की हम बात कर रहे थे, जो इस दौरान कंप्लीटली ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गई थी और उसके जगह पे अब परिषद का गठन किया जाने लगा और इस परिषद में ब्राह्मण जो थे वो मुख्य अधिकारी होते थे। ऑफिशियल्स की हम बात करें तो जो पहले ऑफिशियल्स में आते हैं कमिकास, जो कस्टम ऑफिशियल्स होते हैं, जो कस्टम ड्यूटी वगैरह वसूलते थे उसे कमिकास कहते थे कस्टम अधिकारी को। शुल्क अध्यक्ष होते थे जो टोल अधिकारी होते थे, टोल टैक्स वसूलते थे। जो ट्रेड रूट दक्षिण पट और उत्तर पट की हम बात कर रहे थे उस पर जो मर्चेंट ट्रेड करते थे उस पर उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, जिसे हम टोल टैक्स शुल्क अध्यक्ष के रूप में कहते थे। फिर आता है राजभट्ट, जो यात्रियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी इस पे जो बेसिकली कह सकते हैं कि एक फी यूज किया जाता था और उस फी को जो कलेक्ट करते थे वो राजभट्ट कहलाते थे। डेपुटेड टू सेफगार्ड लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेवलर्स, क्योंकि इस दौरान भी बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पे रोबर्ट्स होते थे जो मर्चेंट्स वगैरह को लूट लिया करते थे। लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम की हम बात करें, ट्राइबल लॉज वे आर रिप्लेस्ड बाय सिविल एंड क्रिमिनल लॉ बेस्ड ऑन वर्ना डिस्टिंक्शन। क्राइम कमिटेड बाय शूद्रा वे आर पनिश सेवरली व्हाइल क्राइम्स कमिटेड बाय ब्राह्मण्स वे आर ट्रीटेड लाइटली। अब ट्राइबल जो लॉज थे, जो कह सकते हैं जनजातीय जो कानून थे, उनको अब हटा दिया गया और उसे अब सिविल और क्रिमिनल लॉ से रिप्लेस कर दिया गया। जो वर्ण जो जनजातीय कानून थे उसमें शूद्रों को काफी ज्यादा हेवी पनिशमेंट दिया जाता था और जो अपराध मान लीजिए ब्राह्मण करते थे तो ब्राह्मण को जो अपराध था वो बहुत ही हल्के ढंग से दिया जाता था, ज्यादा क्रूएल उनको मतलब कह सकते हैं पनिशमेंट नहीं दिया जाता था। वहीं अगर शूद्र कोई क्राइम करता था तो उनको गंभीर रूप से दंडित किया जाता था। तो जनजातीय कानून को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया और उसके आधार पर नागरिक और आपराधिक कानून लाए गए। क्रिमिनल लॉज वे आर बेस्ड ऑन रिट्रीब्यूशन रिवेंज, दैट इज एन आई फॉर आई। और क्रिमिनल लॉ जो था वो काफी ज्यादा हार्श पनिशमेंट देता था, काफी प्रतिशोध वाला कानून था कि जैसे अगर किसी ने आपका सर काटा तो सर के बदले सर वाला सिस्टम था। तो दैट इसीलिए कहते हैं कि आंख के बदले आंख पर यह आधारित था। तो उस समय कह सकते हैं कि जो आपको आपराधिक कानून जो था वो प्रतिशोध नीति पे आधारित था कि अगर किसी ने आपके संपत्ति को हनन किया है तो आप भी उसके संपत्ति को नष्ट करें, अगर किसी ने शारीरिक रूप से आपको कष्ट दिया है तो आप भी उसको शारीरिक रूप से दंडित करें। तो इस टाइप का वो उस समय क्रिमिनल लॉ फॉलो होता था। कंडीशन ऑफ वुमेन की बात करते हैं कि वुमेन का आखिर कंडीशन कैसा था। देयर वाज सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन दो पैट्रियार्कल कंट्रोल एंड एन एंडोगामा सिस्टम, प्रतिशात्मक नियंत्रण और अंतर्विवाही जाति व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं की अधीनता थी। जो वुमेन का कंडीशन था वो सबऑर्डिनेट ही रहते थे इस दौरान भी। आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट एंड एक्सपेक्टेड रोल्स वेर डिफाइंड फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए लेकिन आदर्श और आचार संहिता और अपेक्षित भूमिकाएं इस दौरान परिभाषित की गई थी कि आखिर उनका क्या कंडक्ट होगा उस सोसाइटी में, परिवार में, ये सब बिल्कुल डिफाइंड किया गया था। पॉटरी की बात करें कि किस टाइप की पॉटरी यूज हो जाती थी, तो पॉटरी शिफ्टेड फ्रॉम पेंटेड ग्रे वेयर टू नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। मिट्टी के बर्तनों को पेंटेड ग्रे वेयर PGW संस्कृति से
उत्तर बैलैक पॉलिश्ड बियर, जिसे NPBW भी कहते हैं, में हस्तांतरित कर दिया गया। कि उससे पहले जो पॉटरी यूज होता था उसे पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता था, लेकिन महाजनपदा के काल में जो अब पेंटेड जो पॉटरी यूज होता था, जो मिट्टी के बर्तन यूज होते थे, उसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बियर कहा जाने लगा। अब प्रीवियस ईयर के इसमें कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आखिर इससे कैसे क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी प्रीवियस ईयर में। फॉर एग्जांपल है, व्हाट वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ मगध। जैसा कि हमने डिस्कशन किया, जो अर्ली कैपिटल था राजगिरी था, और उदयीन जो हरियाणक डायनेस्टी का थर्ड किंग था, उदयीन लास्ट किंग कह सकते हैं, उन्होंने ही राजगिरी से पाटलिपुत्रा इसको ट्रांसफर किया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु, तो जैसे कि हम जस्ट बात कर रहे थे, वो हरियाणक डायनेस्टी से अजातशत्रु बिलोंग करते थे। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है बीपीएससी आपको मगध इंपायर से अभी तक पूछ रहा है। और जितना हमने डिस्कशन किया, आई होप कि बीपीएससी इससे बाहर से आपका कोई क्वेश्चन मगध इंपायर से नहीं आएगा। तो ये था हमारा मगध इंपायर पे सेशन, जिसे मैंने कोशिश किया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर को, ताकि जो हिंदी माध्यम के बच्चों का सजेशन था कि सर हिंदी में भी होना चाहिए, मैं उसे कंटिन्यूअसली कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि अब आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।